वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, इसको वैसे तो कोई खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते ही कि निफ्टी 50 का पार्ट है ये, और निफ्टी 50 में बहुत अच्छा वेटेज भी ये देता है। साथ ही साथ 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से ये पहले फर्म हुआ था। उसके बाद रिलायंस टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग 1966 में हुआ है। धीरू भाई अंबानी के समय से ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। आफ्टर स्प्लिट ऑफ इन बिटवीन द टू ब्रदर्स, उसके बाद भी हमें ये स्टॉक ने एक कंसिस्टेंसी से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन बीच में अगर आपने सुना होगा तो रिलायंस का गैस टू केमिकल वाला जो बिजनेस है, वो बिजनेस करीबन 60% का रेवेन्यू जनरेट करता है इंडस्ट्री में, और इसके चलते वो बिजनेस हमें अफेक्टेड देखने को मिला था ड्यू टू सम गैस एंड पेट्रोकेमिकल प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस था वो हम ये नहीं कहेंगे कि निगेटिव में था, लेकिन वो एक कॉन्स्टेंटली एक सेम ही फ्रेम में था। वो ना अप मूवमेंट ले रहा था ना डाउन ज्यादा जा रहा था, लेकिन एक कंसोलिडेटेड फ्रेज में हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा था, जो कि आज हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री करीबन 4.25% से ज्यादा की पॉजिटिव में क्लोजिंग इसने दिया है। ड्यूरिंग द मार्केट मोर देन 5% के आसपास की तेजी हमें रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिली है। अब इतनी बड़ी तेजी तो डेफिनेटली कोई रीजन उसके पीछे होगा ही। कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये तो डेफिनेटली सही है कि अगर हम इसको चूज करते हैं तो इसमें हमारा कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा। अब रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जियो टेलीकम्युनिकेशन वाला वीडियो जो है, इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है। रिलायंस रिटेल जो है, ये भी वन ऑफ द टॉपेस्ट बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो ये बिजनेस सब कुछ एक ही कंपनी में अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो डीमर्ज होने वाली है। जी हाँ, और यही डीमर्जर की न्यूज को लेकर हमें जो है आज ये पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिली है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 मई को जो है क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के लिए मीटिंग होने वाला है डीमर्जर से रिलेटेड, और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जो है वो इसमें से अलग किया जा रहा है। अब ये जो करेंगे इसके लिए वोटिंग होने वाला है 27 अप्रैल को, यानी 1 मई को ये एंड होगा। 27 अप्रैल से स्टार्टिंग रहेगा वोटिंग का, और 1 मई को एंड होने के बाद 2 मई को हमें जो है मीटिंग देखने को मिलने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और उसमें हमें क्रेडिटर और शेयर होल्डर्स का जो है अप्रूवल मिलता है या नहीं डीमर्जर को, ये हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है डीमर्जर का अनाउंसमेंट, ये हमें नवंबर 22 को ही सुनने को मिल चुका था, और उसमें से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था कि जियो का बिजनेस अलग हो रहा है। तो जियो का बिजनेस अलग नहीं हो रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जो रिलायंस का फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से एक अलग न्यू एंटाइटी जो है ये बनकर आने वाली है। मार्केट में लिस्टिंग इसका होने वाला है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो टेलीकॉम सर्विसेज नहीं, जियो ये फाइनेंशियल सर्विसेज अलग होने वाला है। तो ये वाला जो कंफ्यूजन है ये दिमाग में नहीं रखना कि जियो जो रिटेल है, कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन, वो अलग नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से जो है एक न्यू एंटाइटी हमें देखने को मिलने वाली है। अब ये जो है अपॉइंटेड जो डेट है फॉर डीमर्जर की, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 31 मार्च जो है, यानी टुडे, आज 2023 तक ये जो अपॉइंटेड डेट थी ये बताई जा रही थी, और इसका जो वैल्यू है वो ईच शेयर का 10 रुपीज रहने वाला है। तो ईच शेयर का 10 रुपीज का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और देखने को मिलने वाली है कि जो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ हैं, यानी कुंदापुर कामथा, ये जो है ये फॉर्मर एमडी थे और सीईओ थे।
ये हमें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के देखने को मिलने वाले हैं। अब ये इसीलिए बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ऑलरेडी एक फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ अगर इनके नॉन एग्जीक्यूटिव ही सही पर चेयरमैन अगर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें ग्रोथ भी एक बढ़िया देखने को इसमें मिल सकती है। अब ये जो डीमर्जर होने वाला है, अब ये जो डीमर्जर हमें देखने को मिलने वाला है इसके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। सबसे पहले हम रेवेन्यू देख लेते कि जो रेवेन्यू है जो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसका 21-22 का अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस कंपनी का देखें तो 1387 करोड़ का था और ये भी रिजल्टिंग कंपनी का अगर हम देखेंगे तो 148.61 करोड़ का था। तो यहाँ पे हम ये तो देख सकते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये पॉजिटिव में है। इसकी जो बैलेंस शीट है या हम रेवेन्यू देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का, ये 1387 करोड़ का हमें देखने को मिला है एंड द रिजल्टिंग कंपनी इज रुपीज 148.61 करोड़ का हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यानी फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो रिलायंस इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग लिमिटेड जो है वो रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस बुकिंग लिमिटेड, इन सबको मिलाकर जो है एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से हमें जो है रिलायंस की तरफ से ये जो एक कंपनी नई एंटाइटी हमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो करीबन 2330.95 रुपीस का स्टॉक है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ड्यू टू दिस डीमर्जर, क्योंकि डीमर्जर का रेशो जो है 1:1 का है। यानी आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का अगर एक स्टॉक है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक मिलेगा। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के 10 स्टॉक्स है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 10 स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने आप में एक दिग्गज है, एक जो है अच्छा वेटेज निफ्टी में देने वाला, फंडामेंटली स्ट्रांग और इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर में इसकी ग्रोथ भी हमें पॉजिटिवली बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, रिटेल हो, केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो या हमें इसमें फिर अभी ये फाइनेंशियल सर्विसेज हो। अगर हम आज 2330 रुपीज इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और एक ही स्टॉक बाय करते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हमें एक स्टॉक मिल रहा है। यानी अगर आप इसको 2330 को अगर डिवाइड कर दे, यानी 2330 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करो तो आपको सीधा सीधा सा जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 1165। यानी आपको रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है 1165 का एक पड़ रहा है और एक आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेम प्राइस 1165 का पड़ रहा है। अब जहां तक रिलायंस जियो का सवाल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वो भी काफी जो है अच्छा बिजनेस है, वास्ट है और उसमें अभी भी वो पॉजिटिव में है और आगे भी उसके पॉजिटिव में चलने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के आज भी हम देखें तो बजाज फाइनेंस को भी ये अच्छा टक्कर देने वाला है और बजाज फाइनेंस आप जानते ही है कि बहुत अच्छा स्टॉक है। जहां हम 1165 का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदे, हो सकता है फ्यूचर में वो हमें बजाज फाइनेंस जैसे 6-7 हजार भी बनाकर दे। तो डीमर्जर से पहले ये स्टॉक खरीदने का यही बेनिफिट होगा आपको कि आपको एक प्राइस में 2 कंपनी जो कि फंडामेंटली, मैनेजमेंट और फाइनेंशियली अच्छी है, दोनों के इक्वली डिवाइडेड स्टॉक मिलेंगे और वो भी आपको रिलायंस भी पड़ेगा 1165 का और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी सेम प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।